जितने भी वैश्विक सूचकांक आते हैं उन सभी वैश्विक सूचकांकों में ये एक क्षेत्र है जो कि हमेशा नंबर 1 रहता है। यूरोप का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं नार्डिक क्षेत्र। अभी आप सभी को पता है हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं पर हैं, विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। और विदेश यात्रा में स्वीडन, नार्वे में इस बार नार्डिक शिखर सम्मेलन भी है, तीसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन है। तो आज के सेशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं नार्डिक कंट्रीज। नार्डिक कंट्री किसे कहते हैं, मैपिंग वाला सेगमेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं, है ना, कि नार्डिक देश का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नार्डिक देश बने हुए हैं, और ये हमेशा इतना यहाँ पे मतलब हर चीज़ों में, हर रैंकिंग में नंबर 1 कैसे रहते हैं। ये टॉपर हैं ये लोग, ठीक है, हमेशा टॉप करते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये कुछ कंट्रीज है ना। तो नार्डिक कंट्री क्या है, जो आपका नॉर्थ यूरोप है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये यूरोप का मानचित्र है। इसमें जो उत्तरी यूरोप है, ये उत्तरी यूरोप है आपका। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है 5 संप्रभु देश हैं। ये 5 देशों का एक समूह है नार्डिक कंट्रीज, ठीक है। 5 देशों में से कौन कौन, एक बार मैप में देख लेते हैं। ये आपके सामने जो मैप है, एक बार सारे देखिएगा। एक तो यहाँ पे देखिए डेनमार्क है। क्या डेनमार्क यहीं पर है? नहीं, डेनमार्क ये भी है। ग्रीनलैंड, जिसको लेकर के डेनमार्क की संप्रभुता पे, तो इसको भी नार्डिक के अंतर्गत जोड़ेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर के अभी ट्रंप ने पिछले साल बोला था कि हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, खरीद लेंगे, हमारा ये चल रहा है। वो बोलते रहते हैं, उनको बोलने की बीमारी है। अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसने बोलने में पूरे विश्व के सभी नेताओं को कुछ भी बोलते हैं। तो डेनमार्क हो गया ये, ठीक है। दूसरा देश कौन सा है इसमें, डेनमार्क के बाद? यहाँ पर देखिए रूस के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है फिनलैंड, ये दूसरा देश है फिनलैंड। अपने मैप में भी आप ओपन कर सकते हैं, यूरोप के मानचित्र में, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। इसके बाद स्वीडन है और नॉर्वे। अभी स्वीडन और नॉर्वे दोनों में प्रधानमंत्री गए, नीदरलैंड भी गए, लेकिन नीदरलैंड यहाँ पे नहीं है। नीदरलैंड ये है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड के नीचे बेल्जियम है और यहीं पे एक छोटा सा जैसे लग्जमबर्ग, इसको बेनेलक्स कंट्री बोलते हैं, लेकिन नीदरलैंड और ये नहीं आता आपका लग्जमबर्ग। एक देश और है यहाँ पे, आइसलैंड। 5 देश हैं टोटल, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड। ये 5 देश मिल करके क्या कहलाते हैं, नार्डिक कंट्री। इन देशों के आपस में एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जुड़ाव है और पूरी एक नार्डिक काउंसिल आपकी बनी हुई है और नार्डिक शिखर सम्मेलन भी आपके समय समय पर होते रहते हैं। अच्छा, क्या केवल 5 स्वतंत्र देश हैं? नहीं, 3 विशेष क्षेत्र भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखिए, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। राजधानियां भी पूछ लेता मैं, इज द फॉलोइंग। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, पता होना चाहिए। स्वीडन को यदि हम देखें तो स्वीडन जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका नार्डिक देशों का, जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, स्वीडन। नॉर्वे आपका यहां पर इस पूरे क्षेत्र में, जो यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम जो है सबसे ज्यादा इन पूरे नार्डिक देशों में धनी देश नॉर्वे है। नॉर्वे के पास पैसा ठीक ठाक है। फिनलैंड दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में हमेशा नंबर 1 में आता है, यानी यहाँ पे इनका मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स नंबर 1 है। वैसे इस पूरे क्षेत्र का हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है। और आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, द्वीपीय देश है आपका। अब 3 आपके ऑटोनोमस रीजन है। 3 ऑटोनोमस रीजन में एक तो है फैरो देश, ठीक है, फैरो द्वीप समूह। 1 मिनट में मैप में देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है डेनमार्क की स्वायत्तता पे, यहां पे छोटे से द्वीप है जिनको बोलते हैं फैरो आइलैंड। आपके मानचित्र में देखिए, फैरो आइलैंड, ये आपके स्वायत्त क्षेत्र हैं, फैरो आइलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड भी एक ऑटोनोमस रीजन है आपका, आता है, ये भी ऑटोनोमस रीजन है, डेनमार्क का इसमें कब्जा है। फैरो आइलैंड ये भी आपके नार्डिक कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और एक और हैं आपके, यहां पर देखिए, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑल एंड द्वीप समूह। ऑल एंड द्वीप समूह यहां पर है, छोटे से द्वीप। यहां पे देखिए ऑल एंड द्वीप समूह फिनलैंड के कब्जे पे आते हैं, ऑल एंड द्वीप समूह, ठीक है। नॉर्वे ही है, यहाँ पे जॉन मैन करके है, ये नॉर्वे का ही, नॉर्वे के द्वीप समूह है आपके, तो नॉर्वे तो है ही इसमें।
तो फैरो द्वीप समूह, ऑलैंड आइलैंड, ठीक है, और ग्रीनलैंड, ये 3 आपके ऑटोनोमस रीजन है जिनको कुछ स्वायत्तता भी है। अब एक कंट्री तो हो गई आपकी नार्डिक कंट्री, एक और होता है स्कैंडेनेविया कंट्री बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है स्कैंडेनेवियाई कंट्री और नार्डिक कंट्री एक ही है, जबकि दोनों में अंतर है। स्कैंडेनेविया की जब बात करेंगे इसमें केवल 3 कंट्री आपके आएंगे, ठीक है। 3 कंट्री कौन से आएंगे? डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे को मिला दें तो ये स्कैंडेनेविया हो जाता है, ठीक है। लेकिन नार्डिक को मिला दे तो नार्डिक में 5 कंट्री आ जाती हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये 5 कंट्री। लेकिन 3 कंट्री आपकी स्कैंडेनेवियाई कंट्री हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। अब ये इतना हैप्पीनेस क्यों है, क्यों ये देश इतने हैप्पी है, इतने खुश है? स्वीडन और इसमें क्लियर हो गया, स्कैंडेनेविया, और इसमें केवल 3 कंट्री, कि 3 कंट्री को स्कैंडेनेवियाई बोलते हैं और 5 कंट्रियों को मिला के नॉर्डिक बोलते हैं, ठीक है। पूछता है, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कई बार बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा नार्डिक देश नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा स्कैंडेनेवियाई देश नहीं है। तो फिनलैंड क्या स्कैंडेनेवियाई देश है? नहीं। आइसलैंड स्कैंडेनेविया है? नहीं, ठीक। अब नार्डिक मॉडल है पूरा का पूरा, क्यों ये लोग इतने हैप्पी हैं? इसके पीछे का कारण है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है पूरी तरीके से। जैसे भारत में एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे एक तो टैक्स पेयर उच्च कर हैं, उच्च कर के माध्यम से देखो वहाँ पे क्या फायदा, यहाँ ये इनके साथ बेनिफिट क्या है। भारत में भी बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हमसे इनकम टैक्स लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कलेक्ट करते हैं, आपसे लेते हैं, सबसे लिया जाता है। इसके अलावा कारपोरेट टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी ली जाती है, बहुत सारे टैक्सेस हैं इंडिया में, हर जगह पे टैक्स हैं। एक छोटा ही सा कोई 1 रुपए का भी सामान खरीद रहे हैं, टैक्स उस पर भी लग रहा है वहाँ। लेकिन दे क्या रहे हैं, उसके एवज में क्या दे रहे हैं? आज आप स्कूल चले जाइए तो स्कूल में आपको फीस वहाँ भी देनी है, उसमें भी टैक्स देना है। आज आप अस्पताल चले जाइए, अस्पताल में भी आपको पैसा देना है, उसमें भी टैक्स देना है। दवाइयाँ खरीद लीजिए, उस पर भी टैक्स देना है। ये सब कुछ होता है। टैक्स देने के बावजूद भी जो टैक्स पेयर है उसकी इज्जत भी नहीं है देश में, उसको चोर समझते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टैक्स देने वाले को चोर समझा जाता है। सोचो, 2 लोग हैं, एक भारत सरकार को पैसा दे रहे हैं, एक भारत सरकार से पैसा ले रहे हैं। भारत में इज्जत उसकी है जो भारत सरकार से पैसा लेता है, जिसको बोलते हैं सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर जाके लायबिलिटी तो बनोगे आप। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जो गवर्नमेंट को हर साल, हर महीने लाखों रुपए दे रहा है, साल भर में करोड़ों रुपए टैक्स दे रहा है। देखा जाए तो ज्यादा इज्जत किसकी होनी चाहिए? जो वेल्थ जनरेट करके, जॉब क्रिएट करके, बहुत सारे लोगों को जॉब दे करके सरकार को भी पैसा दे रहा है, अपना भी खर्चा चला रहा है, उसकी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए। लेकिन हमारा सोसाइटी का मॉडल पूरा मामला ही गड़बड़ है। यहां पे है कि जो सरकार से पैसा अपने घर पे ले आए गवर्नमेंट जॉब के दम पे, उसको कहते हैं अरे उससे बढ़िया तो कोई नहीं। आप करोड़ रुपए महीने का बिजनेस क्रिएट कर लिए, तब भी आपसे बोलेंगे अरे नौकरी कब लगेगी तुम्हारी। आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। जितना सरकारी नौकरी में आप पूरा जीवन में कमाओगे, बिजनेस में हो सकता है साल भर में कमा लो, साल भर में आपकी इतनी इनकम हो जाए। बहुत सारे लोग हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये नजरिया, इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, सोसाइटी तो है ही है, ये दोनों ही जिम्मेदार है। चलो मैं ये बात, नार्डिक कंट्रीज में क्या होता है, जो भी टैक्स लिया जाता है वो टैक्स तो लिया जाता है, टैक्स से बहुत सारे देश चल रहे हैं, उसको सामाजिक सुरक्षा के नाम पे फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, हमारे यहाँ पे फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य की बात कई राजनीतिक पार्टियों ने किया, लोगों ने कहा रेवड़ी बांट रहे हैं। कैसे देश, अरे ऐसे ही चलेगा। आप नार्डिक मॉडल देखिए, पूरी तरीके से ऐसा ही है। सोशल सिक्योरिटी बहुत सारी है वहाँ पे, कोई आपको फीस नहीं देनी, सब कुछ गवर्नमेंट के स्कूल है, सारी चीज़ें, जाइए आराम से पढ़िए। हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति आपको पता है, प्राइवेट वालों का अलग धांधली चल रहा है, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री अलग से आपने डेवलप कर दी, क्योंकि आपने इतने लूप होल्स बना दिए, इतने सिस्टम बना दिए कि बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे अडॉप्ट करें। तो नार्डिक मॉडल क्या है, टैक्स के दम पे, टैक्स के एवज में बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ होने के कई कारण है। एक तो हाई एल्टीट्यूड में अवस्थित है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं ये पूरे पूरे। बर्फीला, नॉर्वे आप देखेंगे पूरा बर्फीला है, व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखेगा। स्वीडन देखेंगे पूरा आर्कटिक वृत्त में अवस्थित है आपके।
पहली बात तो यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, यहाँ पे करप्शन जीरो है। आप देखेंगे करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट जो आती है, ये कंट्री भी टॉप में रहते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार मुक्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक सहयोग है इस क्षेत्र में। यहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वीआईपी कल्चर नहीं है। आपको नीदरलैंड का जो राष्ट्रपति है, या मतलब डेनमार्क, आइसलैंड, यहाँ पे सब साइकिल में चलते हुए मिल जाएंगे आपको। पर्यावरण प्रेमी है। हाँ हाँ, मतलब पता चला सब्जी खरीद रहा है, बगल में कौन है भैया, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। हाँ, संवैधानिक लोकतंत्र हमारे यहाँ भी है भाई। वो उसको वो नहीं बोलते, उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे राइट टू रिकॉल है या रेफरेंडम है, जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में क्या है, आपका राइट टू रिकॉल है, आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनिए, वापस भी बुला सकते हैं। ठीक है, वहां पे रेफरेंडम होता है, जो भी कानून बनेगा पहले जनता से मत लिया जाएगा, फिर बनेगा आपका कानून। रेफरेंडम हमारे यहाँ अभी सर्वे वर्वे सब कुछ होता है, पर अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए हम मेच्योर नहीं है, उसके लिए बहुत मेच्योरिटी चाहिए अभी हमारे। और संविधान निर्माताओं ने ऐसा कोई बंद भी नहीं किया, उन्होंने इंडिया की स्थितियां देखते हुए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी सही है। लेकिन मुद्दा है कि जो भ्रष्टाचार है ना, पब्लिक पूरी तरीके से नेग्लेक्ट, और चुनाव ओरिएंटेड पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। अभी चुनाव जब आएंगे, नौकरी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, चीजें टाइमली होने लग जाएंगी। ठीक है, सिस्टम में इतने लीकेज है हमारे देश में, हर जगह पे हर फिल्टर इतने सारे लीकेज है, कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं नार्डिक कंट्री। नार्डिक कंट्री में एक चीज़ और है, जितने भी ये पांचों देश मैंने आपको बताए, इनकी लैंग्वेज एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। चाहे डेनिश हो, डेनमार्क में डेनिश बोलती है, नॉर्वेजियन बोली जाती है नॉर्वे में, और इस पे स्वीडिश बोली जाती है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये सारी लैंग्वेज एक साथ मिलती जुलती हैं, भाषाई मतलब एक तरीके से जुड़ाव है, आपस के लोगों की एक जैसी कल्चर है, संस्कृति, आपस में संवाद कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए नार्डिक में 5 कंट्रियां आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया है। यानी कि नार्डिक देश उत्तरी यूरोप के विशिष्ट सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र हैं, जहां पे उच्च जीवन स्तर है, मजबूत सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। 5 स्वतंत्र और 3 स्वायत्त क्षेत्रों से मिलकर बने हैं। मैंने आपको सारे क्षेत्र बता दिए। ठीक है, स्वीडन, क्षेत्रफल और जनसंख्या के क्षेत्र। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ऐसे मत रखो, लिख लो, मुझे पता है फिर भूल जाओगे। ठीक है, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। कई चीजें यहाँ पे, बोल्वो कहाँ की कंपनी है? बोल्वो गाड़ी कार देखा है आपने, स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, आइकिया एक कंपनी है। स्पॉटिफाई का आपने नाम सुना होगा, स्पॉटिफाई म्यूजिक सुना है, स्वीडन का है वो। ठीक है, इंडिया का नहीं है स्पॉटिफाई। ऐसे बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड हैं आपके यहाँ पे। अभी प्रधानमंत्री जी गए, आज मैंने अलग से एक डिटेल वीडियो बनाया कि स्वीडन में क्या क्या चीजें, करंट वाली क्लास में पढ़ा कि क्या क्या एग्रीमेंट हुए, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, इसके बाद नॉर्वे। नॉर्वे में पूरा का तट आपका कटा छटा तट है। यहाँ पे जब आइस एज आया तो ये पूरे क्षेत्र में, इसको फियोर्ड तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट। ठीक है, बर्फ थी पहले यहाँ पे, और बर्फ जब हटी तो ये पूरा का पूरा कटा छटा तट, इसको फियोर्ड तट बोलते हैं। ये भी देखिए फियोर्ड तट, ये पूरा बर्फीला तट रहा होगा, ये भी फियोर्ड तट है, ग्रीनलैंड भी। तो नॉर्वे क्या है? फियोर्ड तट, खूबसूरती, पर्वतों के लिए। राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, कच्चा तेल है यहाँ पे, प्राकृतिक गैस है, विशाल भंडार है। प्रधानमंत्री जी इस उद्देश्य से गए हैं कि नॉर्वे में शायद यह डील संभव हो जाए कि हमारे देश को जो है ऊर्जा सुरक्षा हो जाए। अभी यूएई गए थे, यूएई से भी काफी डीलें हुई हैं हमारी। ठीक है, तो एक तो हो गया नॉर्वे। इसके बाद डेनमार्क। डेनमार्क की क्या विशेषता है? राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, क्या डेनमार्क स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी है और नॉर्वेजी नार्डिक कंट्री भी है? दोनों है। ठीक है, स्कैंडिनेविया में 3 है। पवन ऊर्जा यहाँ पे बहुत है, विंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सब तकनीकी से काम चल रहा है। दुनिया का लीडर है आपका डेनमार्क। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी झीलों की भूमि, बहुत सारी झीलें फिनलैंड में, झील 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 झील। आप देखो पूरा मैप आपका झीलों से भरा हुआ है, आप अपने एटलस में देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे देखिए कितनी झीलें, हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी कोई बताएगा? आप लोगों ने वो देखी है मनी हाई स्टेक करके, वो वेब सीरीज आई हुई है, उसमें एक नाम रहता है करेक्टर फिनलैंड की राजधानी पे, हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है, उसमें कई नाम रहते हैं, डेनवर है ना, हेलसिंकी, और क्या क्या नाम रहते हैं, मनीला,
प्रोफेसर तो मास्टरमाइंड आदमी रहता है, उसका शहर के नाम पे नहीं रहता, बर्लिन है ना। और क्या नाम रहते हैं करेक्टर, कुछ और भी हैं उसमें, बड़े जबरदस्त करेक्टर हैं उसके। टोक्यो, टोक्यो भी नाम रहता है शायद। ठीक है, तो डेनमार्क, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो गया, खुशहाल देश है। आइसलैंड में क्या है, आइसलैंड एक ज्वालामुखी द्वीप हुआ करता था, यहाँ पे ज्वालामुखी था, आज भी है, सुसुप्त है, बीच बीच में आ जाता है। इसकी राजधानी है रेक्याविक। रेक्याविक पूरे विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है रेक्याविक। 100% ये पूरी तरीके से जियो थर्मल एनर्जी से चलता है, नवीकरणीय एनर्जी से चलने वाला देश है। ऐसे मतलब नहीं है कि विश्व में कौन सा संकट आ जाए, ऊर्जा आ जाए, कुछ आ जाए, पूरी तरीके से जियो थर्मल, भूतापीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ठीक है, स्वायत्त क्षेत्र, जैसे मैंने ग्रीनलैंड के बारे में बताया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। किसके कब्जे में है, डेनमार्क। फैरो आइलैंड ये जो है ये भी डेनमार्क के कब्जे में है, फैरो आइलैंड दोनों डेनमार्क के अधीन है। आइस ऑलैंड क्या है आपका, ऑलैंड मैंने आपको बताया था यहाँ पे है, फिनलैंड के पास है, ये भी एक ऑटोनोमस रीजन है, फिनलैंड के कब्जे में। ठीक है, नार्डिक मॉडल के बारे में डिस्कशन हो चुका है। नार्डिक मॉडल क्या है, जो कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट, सभी नागरिकों को मुक्त शिक्षा, मुक्त स्वास्थ्य, बाल सुरक्षा, चाइल्ड केयर सब कुछ प्रदान करे। टैक्स बहुत है यहाँ पे, 40 से 50% टैक्स है, दुनिया की सबसे अधिक टैक्सेस दरें हैं, लेकिन सब कुछ मिलता है, सब कुछ सरकार देती है, लेती है तो फिर मिल भी रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे देश में भी सरकार को बहुत टैक्स मिल रहा है, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही ना। क्या नहीं मिल रहा बताओ, कितना, 30% आपका टोटल कारपोरेट टैक्स चला जाता है, 26% प्लस, ठीक है, और जीएसटी इतना कलेक्ट होता है, कर क्या रहे हैं उस पैसे का। हाँ, तो कर क्या रहे हैं उस पैसे का, भ्रष्टाचार। आप देखिए ना कितना भ्रष्टाचार है, आप कोई भी सरकारी कार्यालय पे चले जाइए, वहां पे क्या हो रहा है, फ्री के है तो फ्री कि भैया यहाँ पे फ्री है चीजें, लेकिन फ्री है कहाँ। नहीं देखो, जनसंख्या को चैलेंज हमने बना दिया ना, हमारे बगल में चाइना बैठा है ना, आप उससे क्यों नहीं समझ रहे हो। ये करप्शन ने जनसंख्या को चैलेंज बना दिया ना इस देश को। आपके बगल में एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, आपके बाद आज़ाद हुआ, सब कुछ हुआ, पर उन्होंने मॉडल दिखाया, जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। क्यों भाई किसी को मुक्त भोजन योग्य क्यों ही बना रहे हो, नहीं चाहिए ना किसी को। आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। आपके यहाँ रोजगार है ही नहीं, आप एक छोटा सा नीट का पेपर नहीं करवा पा रहे हो। आप समझिए बात को। आप इंडिया के एक बड़े, हर एग्जाम की यही हालत है, कुछ एग्जाम पता चल जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल जा रहे हैं। आपका फुल प्रूफ सिस्टम ही नहीं बना पा रहे हो, क्यों, करप्शन है। भारत को दीमक खा रहा है अंदर से। भारत और कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा नहीं है देश के पास, बहुत पैसा है, लेकिन उस पैसे का यूटिलाइज, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो 200-200 करोड़ के पर्स लेके घूम रहे हैं इस देश में, ऐसी भी कम्युनिटी है। कुछ नहीं है उसके पास, एक टाइम का भोजन नहीं है, पैसे का केंद्रीकरण हो चुका है, कुछ लोगों के हाथों में देश जा चुका है ना। तो बहुत चीज़ें, क्यों, क्योंकि चीज़ें महंगी होती जा रही, कोई रेगुलेशन नहीं है। आज के टाइम पे आप अपने घर में किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहें, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं, स्कूल सरकारी सब बर्बाद कर दिए। तो सिस्टम तो आपने बनाया ना। अभी सरकारी स्कूल टॉप क्लास हो जाए भारत में, दिल्ली में है, जाइए दिल्ली में आपको प्राइवेट स्कूल में भी लगेगा कि यार टॉप क्लास है। कैसे बन गया मॉडल, आप ही के यहाँ का एक मॉडल इतना बढ़िया बन गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ आ रही है, देख रही है कि अरे ऐसे कैसे बना डाला आपने। आप इस बात को समझिए ना, यहाँ पे बिल पावर की कमी है, नेता सिर्फ अपनी जॉब कर रहे हैं, उनको लग रहा है कैसे 50 पीढ़ियों का सेटिंग कर दिया जाए। नेता बनने के बाद उसके अस्पताल भी चल रहे हैं, उसकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहे हैं, ठीक है, वो BMW से नीचे नहीं चल रहा है, घर पे 500-500 गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर अलग लगे हुए हैं। कैसे हो पाएगा फिर देश का विकास। वही पैसा समाज को जाने लग जाए, वही पैसा समाज तक पहुंच जाए तो आसानी से हो सकता है सब कुछ। हमारे यहाँ पे मंत्री, मिनिस्टर, सांसद बिजली का बिल नहीं देंगे, लेकिन पब्लिक को प्रीपेड मीटर लगा के दुर्गति कर दिया जाएगा। 14,000 का बिल आ रहा है कि 50,000 का बिल आ रहा है, कोई मतलब थोड़ा ना है।
इस बात को समझिए ना, ये पूरा का पूरा फेलियर, स्टेट फेलियर है इस मामले में। जनसंख्या को आपदा नहीं बता सकते, जनसंख्या को, अभी इतनी यूथ है, इतना सब कुछ, क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो बच्चा नीट अभी दे रहा है उसके दिमाग में क्या मैसेज डाल दिया आपने, या जो यूपीएससी दे रहा, पीसीएस दे रहा, अभी आप लोग जो दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्या, आपके 4-5 साल कब बर्बाद कर दिए जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको, करप्शन के नाम पे। फिर आपको क्या लगेगा, यार सब बेकार है, देश में ऐसे ही चलता है। हाँ, आप क्या करोगे, आप अंत में जाके आप भी कहोगे सब करप्ट है, मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता हूँ। अब ये फुल प्रीप सिस्टम बन जाए। और बताओ कौन करा रहे हैं, नीट के पेपर में भी जितने खुलासे हुए सारे, जिनको पेपर बनाने को लिए दिए थे, जिनको पेपर बनाने को दिया गया था, उन्होंने पेपर लीक कर डाला। ये तो हालत है, क्योंकि सब मिले हुए हैं। आप ये समझिए, किसी के अंदर डर ही नहीं है, उनको पता है ऊपर तक का सिस्टम, डर कोई डर नहीं। कार्यालयों में काम है, आपको एक घर पे पेंशन भी किसी की करवानी हो ना, लिखा बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर आप जब कार्यालय में जाओ कहेगा पहले 4 महीने का पेंशन मुझे दे दो, पहले उसका सेटिंग पहले सेट हो जाएगा। तो ऐसे देश में फिर ये कंडीशंस तो होंगी। हमारी रैंक देखिए ना, भ्रष्टाचार के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, 98 नंबर पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, अब समझिए ना, कोई आवाज उठाने वाले लोग तो सब सड़ गए हैं। मीडिया आपका 157वीं रैंक पे बैठा हुआ है, इनसे compete करेंगे आप, इनके इंडेक्स तो उठा के देखिए सारे के सारे, तब है यहाँ पे चीजें। आप 98 नंबर को लाइए तो 1 नंबर 2 नंबर पे आप लाइए तो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाइए, कैसे नहीं आप सब कुछ कर पाएंगे। वो कौन बनाएगा, उस मुद्दे पे बहस ही नहीं होनी है। यहाँ मुद्दे सामान्य हैं, कैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया जाए, कैसे मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा दिया जाए, उन चीज़ों में तो वोट पड़ रहे हैं। उस चक्कर में सब चल रहा है देश का काम। ठीक है, तो मजबूत श्रम संघ है यहाँ पर नार्डिक कंट्रीज में। कामकाजी जितनी भी कंपनी है, श्रमिक हैं, उनके बीच में वेतन हो गया, कामकाजी शर्तें हो गई। हमारे यहाँ पे मजदूर करके आ रहा है, रोड पे खड़ा, भैया मुझे सैलरी दो। वहाँ पे अभी देखा कितने बड़े लेवल के प्रोटेस्ट हुए। अपनी लड़ाई नहीं लड़ते तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो मुश्किल से 20,000 रुपये नहीं देने को तैयार है कोई। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और इन सब बीजों के कारण से लगातार विवाद की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद है जीवन स्तर। नार्डिक कंट्रीज का जीवन स्तर, जैसे मानव विकास सूचकांक जब भी आता है, टॉप 10 में रहते हैं सारे कंट्री। आप लाइए, आपका मानव विकास सूचकांक कहाँ चल रहा है, 130 नंबर से ऊपर। आप कभी 130 से नीचे ला ही नहीं पा रहे अपने यहाँ पे, कैसे नहीं ला पा रहे। आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, आपकी हालत खराब है। फिनलैंड डेनमार्क नंबर 1 रहते हैं हमेशा, नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में डेनमार्क नंबर 1, फिनलैंड दूसरे नंबर, सबसे कम भ्रष्ट। लैंगिक समानता, महिलाओं, यहाँ महिला आरक्षण बिल पारित कराने में आफत आ गई, सर पीट लिया। महिलाओं को राइट नहीं, आधी आबादी काम ही नहीं करेगी, आधी आबादी घर का किचन देखे, यहाँ किसी कोई फर्क थोड़ना पड़ रहा है। तो वो सब बहुत सारे फैक्टर बनते हैं देश को पीछे ढकेलने के, और ये सब फैक्टर यहाँ पे अभाव है। हाँ, वहाँ पे सबको कंपलसरी आपको जो है मिलिट्री, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन नहीं है ना, तो एक हर व्यक्ति को वहाँ पे परमानेंट मतलब जाके ट्रेनिंग करनी होती है, 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग। जैसे डेनमार्क में जब कभी युद्ध जैसी परिस्थिति आएगी आपको सर्विस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, भारत के नार्डिक देशों के साथ कैसे संबंध है, बढ़िया, अच्छे प्यारे प्यारे संबंध है, बट कुछ सीखते नहीं है। ठीक है, अभी गए हैं यहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी स्वीडन भी गए हैं। स्वीडन है, नीदरलैंड में एक बांध देख के आए। नीदरलैंड के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उन्होंने बांध बनाया, समंदर की ज़मीन हथिया ली। इस लेवल की टेक्नोलॉजी है। नीदरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, बेनेलक्स हो गया, वो चीज़ें अभी इंडिया में हो रहा है। इंडिया में कहाँ पे, गुजरात में कांडला में शायद अभी ये पूरा कच्छ की कांडला जो आपका क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी पे हम यही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रीन पार्टनरशिप, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन टेक, इन सब पे बात चल रही है। आर्कटिक अनुसंधान, जो आर्कटिक क्षेत्र पे चूंकि अवस्थित हैं, आर्कटिक काउंसिल है आपकी, भारत ने अपना एक केंद्र बना रखा है, हिमाद्री कहाँ अवस्थित है, नॉर्वे में। आर्कटिक अनुसंधान केंद्र जो आपका है वो हिमाद्री, नॉर्वे में एक जगह है स्लाबबार्ड में आपका हिमाद्री अवस्थित है। ठीक है, तो जहां पे भारतीय वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। क्लियर, स्पष्ट है। अब जब आपके पास पैसा हो जाए बढ़िया से, तब आप लोग भी घूम आइएगा।
एक बार जो है यहाँ पे ईयू का वीज़ा लीजिएगा, यूरोपीय यूनियन का, और एक साथ जो है निपटा के आइएगा। मैंने भी, मेरे ट्रैवल लिस्ट में है, पता नहीं कब जाएंगे, अभी तो पासपोर्ट ही नहीं सेट हो पा रहा। जब बन गया कभी दिमाग, हाँ मतलब पहले जॉब वॉब ले लो, महंगा तो होता ही है। लगभग मान के चलिए कि आपको कम से कम मान लो, मिनिमम से मिनिमम, गिरी से गिरी हालत में आपको जो है 25 से 30 लाख रुपए तो अरेंज करके जाना है। इससे कम पे ईयू का वीज़ा लोगे तो केवल एक देश नहीं घूम के आओगे ना, यूयू के जितने सदस्य देश हैं लगभग सभी के, मतलब कम से कम 15-20 देश कवर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए चाहिए मोटा पैसा। जाओ तो जाके फिर निश्चिंत होके, और उसके लिए जॉब में होने वाला नहीं है, ये भी समझ लो। उसके लिए चाहिए बिजनेस, व्यापार, या फिर आप आने वाले समय में ये हो सकता है कि आपके घर से कोई जाके वहाँ रह जाए। जैसे अभी मतलब मेरे दोस्त रहते हैं बहुत सारे, जैसे एक नॉर्वे में रहता है, वो काफ़ी टाइम से बुला रहा है कि कभी टाइम नहीं रहा यार भाई आ जा। तो कभी बस यही है कि टाइम निकलेगा तो पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है।